वेल गाइस, ये मानवा अब तक की सबसे खतरनाक मानवा होने वाली है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम्हें डर लगता है किसी चीज से तो तुम इस मानवा को मत देखना, और अगर देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना। ओके, तो बिना किसी देरी के मानवा को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक हॉन्टेड प्लेस को दिखाते हुए होती है जो सालों से अबेंडन पड़ा हुआ था। उसके अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। हम उस घर के पास हमारे मेन लीड जियांग को देखते हैं, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अभी एक्सोर्सिस्ट नहीं बना हुआ है। वो मजे से नूडल्स खाए जा रहा था। ये देखकर उसका साथी गुस्से में कहता है, क्या तुम यहाँ पर मजाक करना बंद करोगे? तब जियांग पूछता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जिसपे उसका साथी बताता है, तुम्हें पता है ना हम कितने खतरनाक मिशन पे निकले हैं। हमें इस लेडी के बच्चे को जिंदा बचाकर वापस लाना है। ये सुनकर वो लेडी रोने लगती है। तब जियांग उन्हें शांत करवाते हुए घर के अंदर जाने लगता है। तभी चश्मिश कहता है, रुक जाओ, तुम मेरे कमांड के बिना कुछ भी नहीं करोगे। मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ। जिस पे जियांग मुंह बनाते हुए कहता है, ये मिशन सबसे पहले मैंने लिया था, तुम तो इसे करने से डर रहे थे। जिस पे चश्मिश कहता है, क्योंकि मैं अभी इतने बड़े मिशन को करने के लायक नहीं हूँ, और ऊपर से तुम्हारे पास तो एग्जॉर्सिस्ट लाइसेंस भी नहीं है, और तुम अंदर जाने से पहले अपना वेपन तो ले लो। ये सुनकर जियांग वहां से जाते हुए कहता है, मैं किसी भी वेपन का यूज नहीं करता हूँ। उन्हें जाता हुआ देखकर वो भी अंदर चला जाता है। तब जियांग पूछता है, तुम अंदर क्यों आए? चश्मिश बताता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट का नाम खराब करने नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मेरे से जो भी हो पाएगा मैं करूंगा। तब जियांग पूछता है, क्या तुम मेरे से मेरा मिशन छीनने का कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर चश्मिश कहता है, बिल्कुल नहीं, जो भी पैसे तुम्हें इस मिशन से मिलेंगे उसमें से मैं एक भी रुपए नहीं लूंगा। तब लेडी चश्मिश से पूछने लगती है, मिस्टर प्लाव, क्या आप हमारी हेल्प करोगे? जिस पे चश्मिश कहता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मगर मुझे माफ करना, मैंने आपका मिशन पहले एक्सेप्ट नहीं किया था। हो सकता है इस मिशन में मेरी जान भी चली जाए। हमें सिर्फ आपके बच्चे को ढूंढना है, इसीलिए हमें एविल स्पिरिट को जगने नहीं देना चाहिए। ये कहकर वो अपने हाथों में कुछ पहन लेता है और बताता है, बहुत सारे लोग बताते हैं उन्होंने यहाँ पर कई प्रकार के घोस्ट को देखा है और उनका सामना किया है। ज्यादातर लोग बचकर भाग गए, मगर यहाँ पर एक रूम है जो कि बहुत ही खतरनाक है। जो भी उसे खोलने का ट्राई करता है या फिर उसके अंदर जाता है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाता है। जिसपे वो लेडी कहती है, मेरा बेटा उस रूम में नहीं गया होगा। तब चश्मिश कहता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो उस रूम में ना गया हो सकता है वो किसी बैरियर में फंस गया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मैजिकल टूल का यूज करूंगा ताकि मैं उसे वापस बुला लूं। उसके बाद वो सभी अंदर जाने लगते हैं। उससे पहले चश्मिश गेट के बाहर एक सील लगा देता है जो कि एविल स्पिरिट से बचने का काम करेगा। फिर वो लेडी से कहता है, आप अपने बेटे का नाम लीजिए, आपकी आवाज सुनकर वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। ये सुनकर वो लेडी अपने बच्चे का नाम पुकारने लगती है। तभी अचानक से एक डोर से तेज से आवाज आती है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। चश्मिश जल्दी से उस गेट को खोलने का ट्राई करता है, मगर वो गेट बाहर से बंद होता है। ये देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी जियांग तेजी से पैर मारकर उस दरवाजे को ही तोड़ देता है और देखता है किसी एविल स्पिरिट ने सील को बीच से फाड़ दिया है। तभी लेडी की नजर दीवार पर जाती है जहां उनका बच्चा तेजी से भाग रहा होता है। ये देखकर वो अपने बेटे का नाम पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगती है। तब जियांग उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये सब एविल स्पिरिट का ट्रैप है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि एक इंसान दीवार पे नहीं चल सकता है। ये सुनकर वो लेडी शांत हो जाती है। तब जियांग उनका हाथ छोड़ देता है। हम देखते हैं लेडी के हाथ पर एक निशान पड़ चुका था। उसके बाद जियांग आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं एक एथिस्ट हूँ, ना ही मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ और ना ही मैं डीमंस पर बिलीव करता हूँ। फिर वो सभी रूम 402 की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो रूम इस पूरे घर में सबसे ज्यादा खतरनाक है। चश्मिश आगे बढ़ते हुए सोचता है, टाइम आने पर मैं अपने बेल के पावर को रिलीज करके इन दोनों को बचा लूंगा। फिर वो देखता है बहुत देर से चले जा रहे हैं। फिर वो देखता है वो सब बहुत देर से चले जा रहे हैं, मगर उनके सामने रूम 402 आ ही नहीं रहा। लगता है एविल स्पिरिट हमें जान से मारना चाहता है। ये सुनकर वो लेडी एक दरवाजे का सहारा लेते हुए कहती है, मैं अपने बेटे के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं उसका वेट करूंगी, भले ही उसके लिए मुझे जान क्यों ना देनी पड़े। ये सुनकर चश्मिश उन्हें समझाने का ट्राई करता है, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होती। तब जियांग को पास्ट की बात याद आती है जहाँ एक औरत अपने बेटे को बचाने जा रही थी। फिर जियांग कहता है, तुम नहीं समझ पाओगे एक माँ का दर्द क्या होता है, और वैसे भी अब हम वापस नहीं जा सकते हैं, एविल स्पिरिट कह रही है वो यहाँ पर आ रही है। तभी अचानक से लेडी को कोई खींच
खींच लेता है। ये देखकर चश्मिश उन्हें बचाने के लिए बढ़ता है और वो भी उनके साथ खींचा चला जाता है। इससे पहले ही जियांग भी उनके पीछे जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी जगह पर दीवार बन जाता है और अचानक से उसका टॉर्च काम करना भी बंद कर देता है। फिर वो टॉर्च को सही करते हुए दरवाजा ढूंढने लगता है। इतने में ही उसे एक अजीब सा इंसान दिखता है जो कि दीवार की तरफ मुंह करे खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ हम चश्मिश को देखते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो एक लेडी को कोने में देखता है और वो कुछ वर्ड्स बोले जा रही थी किसी और लैंग्वेज में। ये देखकर चश्मिश डरते हुए पूछता है, आखिर आप क्या बोले जा रही हो? तभी अचानक से वो खतरनाक तरीके से उसे घूरने लगती है। ये देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो उस आदमी को घूमने को बोलता है और जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है वैसे ही उसका टॉर्च वापस से खराब हो जाता है। ये देखकर वो टॉर्च को फेंकते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही छुपते रहोगे तो मुझे तुम्हें खुद आकर ढूंढना पड़ेगा। अब तो तू गया। ये कहकर वो अपने हाथों में पावर लेते हुए जमीन पर अटैक कर देता है जिससे लाइट निकलती है और जियांग को वो इंसान दिख जाता है। फिर वो तेजी से भागते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है मगर वो बंदा उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी जियांग की नजर ऊपर जाती है जहां वो इंसान दीवार पे चढ़े जा रहा था। ये देखकर वो भागते हुए दीवार पे चढ़ जाता है और उसे एक लात मार के जमीन पे गिरा देता है। फिर वो देखता है ये इंसान तो एक लाश है मगर इसे मूव कौन कर रहा है और कैसे करवा रहा है। तभी उसे कहीं से बैल की आवाज आने लगती है और ये कहीं और से नहीं बल्कि चश्मिश के हाथ में लटके हुए बैल से आ रही थी। चश्मिश के ऊपर लेडी ने अटैक कर दिया था। चश्मिश देखता है उसके बैल पर कुछ अजीब सा चढ़ गया है और पीछे मुड़कर देखता है तो लेडी गायब है। फिर वो जल्दी से अपना चश्मा पहनकर ऊपर देखता है जहां उसे लेडी का डरावना सा फेस दिखता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है और सोचता है क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। इतने में ही जियांग दीवार को तोड़ते हुए उस लेडी के सिर को पकड़ लेता है मगर लेडी उससे अपने आप को आजाद करने का ट्राई करती है। तब वो उसे हवा में उड़ाते हुए कहता है, आप शांत हो जाइए, अभी तो आपको अपने बच्चे को भी ढूंढना है। लगता है इन्हें एविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। तभी चश्मिश कहता है, रुको, मैं अपने बैल की हेल्प से कुछ करने का ट्राई करता हूँ। जिस पे जियांग पूछता है उसमें कितना समय लगेगा। चश्मिश बताता है कम से कम 1 घंटा। ये सुनकर जियांग कहता है तुम्हारा तो बैल ही बेकार है, ऊपर से इसके बाद मुझे एक बार में डेट पर जाना है। ये सुनकर चश्मिश गुस्से में कहता है, क्या तुम अभी दारू, लड़की और फ्लर्टिंग के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें पता है हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं? क्या तुम प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते हो? जिस पे जियांग कहता है जितना देर एविल स्पिरिट बॉडी में रहेगा उतना ही नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए मैं इसे इतना शेक करूंगा कि ये यहाँ पर बेहोश हो जाए। फिर वो उनकी मुंडी पकड़ के इधर से उधर घुमाने लगता है मगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो लेडी और ज्यादा एनर्जेटिक बन जाती है। फिर वो हार मानकर गुस्से में कहता है जल्दी से शांत हो जा। ये सुनकर वो लेडी अचानक से शांत होने लगती है। ये देखकर चश्मिश सोचने लगता है इसने अपने ऑरा का यूज करके उसे शांत करवा दिया। इसके पास इतना पावर कहाँ से आया? इसने एक हाथ से ही दीवार को तोड़ दिया, आखिर ये कहाँ से आया है? फिर जियांग लेडी के बॉडी को टच करने लगता है और कहता है मैं तो सिर्फ इसे एक्वा पंचर दे रहा हूँ, क्या तुम भी करना चाहोगे? मगर चश्मिश उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने बैल को साफ करने का ट्राई करने लगता है। इधर जियांग लेडी के अंदर से एविल स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए उन्हें जोरदार का थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाते ही वो एविल स्पिरिट ब्लड के साथ बाहर आ जाती है। फिर जियांग उस एविल स्पिरिट को ऑक्सीजन की तरह बॉडी में खींच लेता है और चश्मिश से कहने लगता है तुमने देखा ना मेरी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? लेकिन चश्मिश मना कर देता है और लेडी को सहारा देते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है और फाइनली वो सभी रूम नंबर 402 में पहुंच जाते हैं। लेडी ये देखते ही पूछती है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? चश्मिश सोचने लगता है मेरा सबसे पावरफुल वेपन ये बेल है मगर ये अभी काम नहीं कर रहा। तभी जियांग उस डोर को एक पंच मार के खोलने ही वाला था, इतने में ही वो डोर अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर सभी के सभी शॉक्ड होते हैं और अंदर जाते ही उन्हें बहुत ज्यादा अंधेरा दिखता है। तभी वो देखते हैं दीवार की तरफ से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं। ये देखकर उनकी रूह कांप
जाती है। तभी अचानक से तीनों के गले में एक रोप जैसा आता है और अपने साथ खींच के ले जाता है और कुछ देर बाद वो तीनों अपने आप को चेयर से बंधे हुए पाते हैं। चश्मिश समझ जाता है ये सभी स्पिरिट मैनिपुलेशन का काम कर रही है। तभी इस जगह को लिविंग हेल के नाम से जाना जाता है। फिर लेडी देखती है एक मोटा सा स्पिरिट हाथों में एक भारी सा वेपन लिए उनकी तरफ आ रहा है। जियांग उन्हें शांत होने को बोलता है। इतने में ही वो स्पिरिट पीछे से आकर लेडी के सिर पर एक वेपन लगा देता है और उसके सिर को तेजी से दबाने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी जियांग स्पिरिट से कहता है तुम जेलस हो रही हो ना, ये लेडी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, इसी कारण से तुम उसे बुली कर रही हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरा ब्रेन खोल कर दिखाओ, उस लेडी को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वो स्पिरिट जियांग के ब्रेन को खोलने लगती है। तब जियांग हंसते हुए पूछता है क्या तेरे पास इतना ही ताकत है? हम देखते हैं स्पिरिट कितना भी ताकत क्यों न लगा ले। जियांग का दिमाग खोल ही नहीं पा रही थी। फिर जियांग अपने आप को आजाद करते हुए कहता है ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, अब मेरी बारी है। ये कहकर वो उस स्पिरिट को जान से मारते हुए उन दोनों को आजाद कर देता है। फिर वो लेडी को अपने बेटे को ढूंढने का काम देता है, जिस पे चश्मिश कहता है ये एक आम इंसान है, ये यहाँ तक आ गई है, यही बहुत बड़ी बात है, मगर तुम बहुत अजीब हो। मैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट को देख चुका हूँ, मगर मैंने आज तक तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी एक एविल स्पिरिट हो? ये तुम्हारी बॉडी चमक क्यों रही है, जल्दी से बताओ। तब जियांग कहता है अच्छा तो तुम इंसान हमें एविल स्पिरिट कहते हो, मगर वेस्टर्न साइड में तो हमें डीमन कहा जाता है, साउथ ईस्ट में गू कहते हैं और हमारी कंट्री में मॉन्स्टर या एविल स्पिरिट कहा जाता है। हर कल्चर में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। जब मैं 11 साल का था तब मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया था कि इस दुनिया में गॉड नहीं है और ना ही डीमन है, और जो सुपर नेचुरल चीजें होती है वो इन स्पिरिट के द्वारा की जाती है जो इंसानों से ज्यादा पावरफुल है। मैं कोई एविल स्पिरिट नहीं हूँ, बल्कि मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर एक एडवांस स्पिरिट है। लगता है अगर गॉड सच में होते तो। अब चलो बकवास बंद करो, हमें उस बच्चे को भी बचाना है। फिर वो मनी मन सोचने लगता है अगर गॉड सच में होते हैं और उस समय पर कहाँ थे जब एविल स्पिरिट फुल रेज में थी। तभी लेडी को अपने बेटे की आवाज आती है और वो उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। तब चश्मिश भी उनके पीछे जाता है। तब लेडी कहती है आवाज तो यहीं से आ रही है, मगर एग्जैक्ट कहाँ से आ रही है वो पता नहीं चल रहा। तभी वो ऊपर देखती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है जहाँ पर बहुत सारे हाथ लटक रहे थे। फिर वो रोते हुए पूछती है क्या मेरे बेटे का हाथ भी इनमें से एक है? तब जियांग बताता है ये गेट अचानक से बंद हो गया, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो इसी दुनिया में खो जाएंगे। और लेडी आप ये देखो कि कौन सा हाथ आपके बेटे का है और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर चश्मिश गुस्से में बोलता है ये सभी एविल स्पिरिट का ट्रैप है, और अगर आपके बेटे का हाथ वहाँ पर है भी तो आपका बेटा जिंदा हो इस बात के चांस बहुत ही कम है। हमें आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर लेडी रोते हुए पूछती है वो आवाज मेरे बेटे की हो और वो हेल्प की उम्मीद में आवाज दे रहा हो। तभी जियांग कहता है अच्छा तो आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, चलो मैं ही चूज कर लेता हूँ। ये हाथ एक सुंदर लड़की का दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता कि मैं इस हाथ को चूज ना करूँ। ये कहकर वो स्पिरिट के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वो देखता है ये तो एक एविल स्पिरिट है। फिर वो गुस्से में पूछता है अबे अगली मॉन्स्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? अब हम देखते हैं वो उस बॉडी को देखते हुए कहता है बॉडी को हटाया जाए तो इसका हाथ काफी अच्छा दिखता है। जिस पे चश्मिश पूछता है ये औरत कौन है और इसके बैक पर क्या है? जिस पे जियांग कहता है पता नहीं, मगर अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह दिख रहा है। तब चश्मिश कहता है अच्छा तो यही एविल स्पिरिट इन्हें कंट्रोल करता है। तभी लेडी जियांग को उसकी हाथों की तरफ देखते हुए कहती है हम देखते हैं जियांग का हाथ ग्रीन पड़ चुका था। ये देखकर चश्मिश हैरान होते हुए सोचता है ये तो कॉप्स पॉइजन है, उसकी बॉडी जल्द ही काम करना बंद कर देगी और ये मारा जाएगा। अगर ये मर गया तो मैं और लेडी यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब तो हम सब मरने वाले हैं। तभी जियांग अपने बॉडी से एनर्जी निकालता है जिस कारण से वो ग्रीन कलर की चीज हवा बनकर उड़ जाती है। ये देखकर चश्मिश तो बहुत ही शॉक्ड होता है। तभी लेडी रोते हुए कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ तक आए, मगर अब मैं तुम सबको मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर चश्मिश चिल्लाते हुए कहता है अगर आपने गलत बॉडी
को टच कर लिया तो पॉइजन आपके हाथों में भी फैल जाएगा और आप मारी जाएंगी। ये तो एक मॉन्स्टर है, इसी कारण से ये बच गया। जिसपे वो रोते हुए कहती है, मगर मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, भले ही मुझे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। अगर मैंने गलत हाथ को चूज कर लिया तो तुम दोनों मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाना, लेकिन मुझे एक बार ट्राई करने दो। तभी जियांग कहता है, आप अपने बेटे को अच्छे से जानती हो, आप चूज कर लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसे नीचे खींचने में। तब लेडी फोकस करते हुए हाथों को ध्यान से देखने लगती है। तभी वो एक हाथ को चूज कर लेती है। फिर जियांग तेजी से जाकर उस हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, और साथ ही साथ वो खींच भी लेता है। और ये सही में लेडी का बेटा था। लेडी याद करती है, एक बार उसे बचाते हुए उसके बेटे के ऊपर गर्म पानी गिर गया था, इसी कारण से उसका हल्का सा हाथ जल गया था। प्रेजेंट में वो लेडी अपने बच्चे को पाकर बहुत ही खुश होती है। तभी चश्मिश पूछता है, ये इस बच्चे की आंख में क्या है? ये वहाँ से आ गया, मगर सभी हाथ इसकी आंख से कनेक्ट है। इधर हम जियांग को देखते हैं, जिसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल चुका था। फिर वो एनर्जी को बाहर निकालते हुए पॉइजन को हटाने का ट्राई करने लगता है। अभी चश्मिश सोच ही रहा था, इतने में ही वो देखता है ऊपर छत के ऊपर एक बंदा आंख बन चुका है। वो आंख लेडी, बच्चे और चश्मिश तीनों को अपने बाल से पकड़ के हवा में टांग देता है। तब लेडी चश्मिश को इशारा करते हुए उसे दूसरी तरफ देखने को बोलती है। तब चश्मिश देखता है कोने में एक बड़ा सा डीमन है। मैंने आज तक नहीं सोचा था मैं ऐसी चीज को देख पाऊंगा। अब तो हम सभी इसका सैक्रिफाइस बनने वाले हैं। मैं तो अब बोल भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज जियांग, हमारी हेल्प करो और हमारी जान बचा लो। इधर जियांग अपने बॉडी से पॉइजन निकाल चुका था और वो उस डीमन को बोलता है, लगता है तुम मुझे भूल गए। ये सुनकर डीमन भी उसे पकड़ के हवा में उड़ा देती है। तब जियांग कहता है, तुम सिर्फ अपने बालों से मुझे टांग सकती हो, मेरे पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक एडवांस स्पिरिट है। जब मैं पावरफुल डीमन से मिलता हूँ तब मेरी एनर्जी 2 गुनी हो जाती है। ये कहते हुए वो उसके बालों को तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारे गुस्से से कुछ भी नहीं होने वाला है, हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये कहकर वो उस डीमन को एक पंच में खत्म कर देता है। फिर वो उस बच्चे की आंख को सही करते हुए उसे बाहर ले जाने लगता है। तब चश्मिश पूछता है, मुझे एक एडल्ट को कैरी क्यों करना पड़ रहा है? जिसपे वो कहता है, अब कंप्लेन करना बंद करो, तुम एक ब्यूटीफुल लेडी को कैरी कर रहे हो। चश्मिश मनी मन सोचता है, अब इस डीमन को देखने के बाद अगर मेरा सामना किसी भयानक डीमन से हो गया तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अब हम देखते हैं जियांग उस बच्चे को कैरी करते हुए गेट नंबर 402 को एक पैर से तोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी चश्मिश कहता है, जियांग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसपे जियांग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। यही ना कि जब अंदर से डोर दिखाई नहीं दे रहा था फिर मुझे पता कैसे चला वहाँ पर डोर है। वैसे ये मेरा एक सीक्रेट स्किल है जो मेरी हेल्प करता है बैरियर को पहचानने में। चलो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ अपने स्किल के बारे में। डोर गायब होने से पहले मैंने उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया था और मेरे यूरिन का एक स्पेशल सा स्मेल है, इसीलिए मुझे पता चल गया डोर कहाँ पर है। ये सुनकर चश्मिश मनी मन सोचने लगता है, अगर इसे डोर नहीं मिलता तो ये पूरे बिल्डिंग को ही तोड़कर बाहर आ जाता। फिर जियांग उससे कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम एसोसिएशन को मत बताना कि मैंने इस मिशन को कंप्लीट किया है। ये सुनकर चश्मिश शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्यों नहीं? तुम्हारे पास जो ताकत है उसके बल पर तुम सीनियर एग्जॉसिस्ट बन सकते हो और तुम ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हो। मनी, फेम, पावर, तुम सब कुछ पा सकते हो। ये सुनकर जियांग बोलता है, ये एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा अनोइंग है और वैसे भी वो मुझे नहीं दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। वो सिर्फ मुझे पीछा खींचने का काम करेंगे और हाँ, इस मिशन में एक भी पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो अब चलते हैं। वैसे भी सुबह हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल के बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही डरा हुआ होता है और साथ ही साथ उसके फोन पर नोटिफिकेशन आए जा रहे थे, तुम्हारे पास न्यू मिशन आया है। तभी उसका डोर बेल बजता है और ओपन करने पर वो देखता है उसके गेट पर एक बंदा खड़ा है जिसका नाम शेंग है और ये 17 साल का है। साथ ही साथ ये एक प्रीस्ट है। वो आते ही पूछता है, अच्छा तो तुम मेरे क्लाइंट हो, वैसे तुम्हारे पास पैसे है? फिर वो गेट के अंदर चला जाता है और प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कहता है, मेरा सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है, पहला कि पीछे मुड़कर मत देखना और दूसरा तुम्हें पूरे के पूरे अमाउंट को पे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें और दर्द दूंगा। तभी वो आदमी कहता है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे तो मैं मर जाऊंगा और हाँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। फिर सैंग सोचता है, ये इस महीने का तीसरा मिशन है जो कि बिल्कुल सेम है। मुझे लगा ही था इसके ऊपर भी एविल मैनिपुलेशन किया गया है। अगर मुझे पता नहीं चलता ये एविल एनर्जी कहाँ से आ रही है, वैसे मैं सभी इंसानों को तो बचा नहीं सकता, लेकिन मैं इस एविल एनर्जी का शुक्रिया करूंगा, इसके कारण से ही मेरा बिजनेस टॉप पे चल रहा है। तभी
तभी आदमी पीछे मुड़ के कुछ देखने लगता है। इतने में ही शेंग उसे चिल्लाते हुए आगे देखने को बोलता है और कहता है, अगर तुमने मेरी हेल्प मांगी है तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे और उस एविल एनर्जी के बीच का कनेक्शन काट दूंगा, लेकिन तुम मूव मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। फिर वो एक मैजिक टूल निकालता है जो कि डॉल जैसा दिख रहा था। फिर वो उस टूल को आदमी के बॉडी में घुसाते हुए कहता है, हल्का दर्द हो सकता है। तभी उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर बाद हम उसे बेड पर लेटे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। शेंग पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, पता नहीं मैं और कितने दिन तक ये सब कर पाऊंगा। वो बहुत ज्यादा थका हुआ दिख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं वो चश्मे से बात करते हुए जाने लगता है और उस लेडी के केस को देखे जा रहा था। तभी उसे पता चलता है चश्मिश ने उस केस को कंप्लीट किया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम जियांग को फ्लाइट में देखते हैं, जहां वो एक लेडी के कंधे पर सो रहा था। ये देखकर वो लेडी उसे हटाते हुए सोचने लगती है, आखिर ये इंसान है कौन। उसके बाद हम जियांग को घर पर देखते हैं, वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर वो जगते हुए सोचता है, इतनी जल्दी सुबह भी हो गया। फिर वो जॉगिंग पर जाते हुए सोचता है, मेरा नाम जियांग है, बाहरी दुनिया के लिए मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मगर मेरे साथ एक हादसा ऐसा हुआ था जब मैं 11 साल का था। उस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बच गया और मुझे एक स्पेशल पावर मिल गई है। मैं घोस्ट को अपने हाथ से फाड़ सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता वो घोस्ट कितना एविल है, मैं उन्हें आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। जिसने भी मेरे पेरेंट्स को मारा था मैं उसे ढूंढ कर सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर दूंगा। मैं उस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को रूफटॉप पर देखते हैं। उसके फोन पर भी वही नोटिफिकेशन आ रहे थे जिसमें लिखा था, तुम्हारे पास न्यू मिशन आया है। और हम उसके पीछे एविल एनर्जी को भी देख पाते हैं। फिर वो कहती है, अगर मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो जून मुझे पसंद करने लगेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉन्टेड हाउस में जाते हुए बता रही थी, मैं यहाँ पर बहुत टाइम से हूँ और यहाँ का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। यहाँ पर बाकी सब नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन यहाँ पर घोस्ट है। इसे साबित करने के लिए आज की रात मैं यहीं पर बिताने वाली हूँ। मैं सबको साबित करके रहूंगी। भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तो एक र्यूमर है। और ये सब जियांग एक फोन में देख रहा होता है। उस लड़की को देखते हुए कहता है, ये लड़की फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का यूज कर रही है घोस्ट को साबित करने के लिए। एक्सोर्सिज्म का तरीका तो बहुत ही घटिया है मगर ये बहुत ज्यादा हॉट है। तभी एक लड़की उसके फोन से ईयरफोन निकालते हुए कहती है, हमारे गेट के सामने खड़े होकर अजीब तरह से हंसना बंद करो, नहीं तो तुम्हें परवर्ट समझकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। तब जियांग कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तभी वो लड़की उसके हाथ से फोन लेते हुए उससे कहती है, तुम इस टाइप की वीडियो देख रहे हो, ये कौन है, क्या तुम इसे पसंद करती हो। जिस पे जियांग कहता है, ये मेरी फेवरेट ब्लॉगर है, मगर तुम्हें क्या हुआ। ये सुनकर वो लड़की उसे फोन वापस देते हुए कहती है, जल्दी चलो हम लेट हो रहे हैं। जियांग सोचने लगता है, मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मगर ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, हम दोनों में हमेशा फाइट होती रहती है, लेकिन टीचर हमेशा इसी का साथ देते हैं क्योंकि ये थोड़ी स्पेशल है। इस लड़की का नाम सू है। तभी सू पीछे देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है बिना यूनिफॉर्म के तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। फिर जियांग सोचता है, ये लड़की पहली ऐसी इंसान है जिसका IQ 200 से ज्यादा है और ये हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तभी उसे याद आता है वो तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना ही भूल गया। और जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तब वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आए हैं। ये देखकर जियांग कहता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म चेक करने के लिए पुलिस आए हैं। जिस पे सू कहती है, लगता है अब तुम टी शर्ट पहन कर एंटर कर सकते हो। तभी जियांग शोर सुनकर आगे जाता है और देखता है यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है। वो देखता है कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए कह रहे थे, ये तो क्लास 3 से थी ना, मैंने इसे भी वही गेम खेलते हुए देखा था। ये सुनकर दूसरी लड़की बोलती है, क्या ये बात सच है, क्या हमारे स्कूल के बच्चे भी इसे खेलते हैं। ये सुनकर जियांग कहता है, गेम, आखिर ये कौन से गेम की बात कर रहे हैं। तब सू बताती है उस गेम को चैलेंज गेम के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अगर तुम उस गेम के चैलेंज को कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी और अगर तुम चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। मगर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पे जियांग कहता है, ये गेम तो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मैं इसे कहाँ पर खेल सकता हूँ। ये सुनकर सू कहती है, ये एक मामूली गेम नहीं है, अगर तुम
तुम जिंदा रहना चाहते हो तो शांति से गेम को मत खेलना। जिस पे जियांग कहता है, क्या ये सुपर नेचुरल गेम है? मुझे सुपर नेचुरल चीजों पर बिलीव नहीं है और ना ही मेरे अंदर कोई टैलेंट है और मैं एक एक्सपर्ट भी हूँ। ये सब सुनकर सू उससे पूछती है, तो क्या तुम भूत को देख सकते हो? वो देखो कॉर्नर में उसका घोस्ट वहाँ पर खड़ा है और वो इधर से उधर घूम भी रही है। ये सुनकर जियांग शॉक्ड होते हुए देखता है और बोलता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? जिस पे वो कहती है, घोस्ट बनने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी घोस्ट बन सकता है। अगर तुम घोस्ट में बिलीव करते हो तो तुम सुपर नेचुरल चीजें समझ पाओगे। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम इस गेम को कभी भी मत खेलना। ये सुनकर जियांग कहता है, ये सिर्फ मिस्टीरियस होने का दिखावा कर रही है। फिर वो अपने सलाइवा को अपने आंखों पर लगाता है और उसे सामने हल्की हल्की ब्लैक एनर्जी दिखती है। ये देखकर वो सोचता है, एक मिनट, वो जगह तो गैंगस्टर्स को बिलोंग करता है। क्या वो सब वहाँ पर सो रहे हैं? क्या ये सब फाइट करके सो रहे हैं? मगर ऐसा नहीं लग रहा। उसके बाद वो एक गेट को ओपन करके अंदर चला जाता है जहाँ पर हर तरफ ब्लैक एनर्जी था। हम देखते हैं वहाँ पर शैंग बैठा हुआ था और कहता है, मैंने सिर्फ हल्का सा ब्लैक एनर्जी छोड़ा था, इसे नॉर्मल इंसान महसूस नहीं कर सकते हैं। मगर जियांग तुम यहाँ पर आ गए। ये सुनकर जियांग पूछता है, तुम कौन हो, या मैं कहूँ कि तुम दोनों कौन हो? ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और अजीब से वे में घूमना शुरू कर देता है। फिर जियांग कहता है, तुम ब्लैक एनर्जी छुपाने में माहिर हो, ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते हैं। मगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर शैन कहता है, तुम पहले इंसान हो जो मेरे अंदर की एनर्जी को सेंस कर पा रहा है और फिर भी तुम बहुत ही शांत बिहेव कर रहे हो। जिस पे जियांग कहता है, मैं और शांत, मैं पहले से ही बहुत ही शांत रहता आया हूँ। और हाँ, क्या तुम अभी इस बॉडी के होस्ट हो? अगर ये किसी और चीज में चेंज हो गया तो मैं तुम्हें इंसान नहीं समझूंगा। उसके बाद वो अपने बॉडी से एनर्जी को फ्लो करवाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे यहाँ पर जानबूझकर अट्रैक्ट किया था, या कहीं तुम्हारा उस लड़की के मौत के पीछे हाथ तो नहीं है? तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर शेंग हंसते हुए कहता है, ओए मूर्ख, तूने आज तक रियल पावर नहीं देखा है। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से शेंग बहुत ज्यादा खांसना शुरू कर देता है। ये देखकर जियांग सोचने लगता है, कहीं ये टीबी का मरीज तो नहीं है। तभी शेंग पूछता है, उस बच्चे वाला मिशन तुमने ही कंप्लीट किया था ना? चश्मिश ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर जियांग गुस्सा होते हुए कहता है, क्या वो चश्मिश किसी भी बात को अपने तक नहीं रख सकता है? जिस पे शेंग कहता है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही उसे फोर्स किया था सब कुछ बताने के लिए। वो एक सीनियर एग्जॉसिस्ट है, मगर मुझे उसका स्ट्रेंथ और पावर पता है और मुझे ये भी पता है कि वो उस बच्चे वाले केस को सॉल्व नहीं कर सकता है। ज्यादातर एग्जॉसिस्ट सबसे हॉन्टेड वाले प्लेस को अवॉइड करते हैं और ऐसे मिशन लेने से भी डरते हैं। मैं इस केस को सॉल्व करने के बदले 1 मिलियन लेने वाला था, लेकिन तुमने तो सिर्फ इसे 20,000 में ही सॉल्व कर दिया और लास्ट में जाकर तुमने सिर्फ आधे पैसे लिए क्योंकि वो एक बच्चा था। जिस पे जियांग कहता है, क्या हुआ, क्या मैंने इसमें कोई गलती कर दिया? जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक एग्जॉसिस्ट का काम पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों की हेल्प करना होता है। और हाँ, तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्या उस लड़की के मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है? ये सुनकर शेंग हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। अब क्या तुम मुझसे बदला लोगे? अगर चाहिए तो और ले लो, मैं देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितना हिम्मत है। ये कहकर वो उसका मुंह पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही जियांग के अंदर डीमन दिखना शुरू हो जाता है। वो बहुत बड़ा और भयानक था। उसे देखकर वो कहता है, मुझे पता ही था ये अपने अंदर एक डीमन को बड़ा कर रहा है। अब तुझे कैसा लग रहा है? मुझे लगता है तू उतना भी अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, मगर तू उन गैंगस्टर से स्ट्रॉन्ग है जो बाहर कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तू अभी तक बेहोश नहीं हुआ है। जिस पे जियांग कहता है, मैं भी उनकी तरह हूँ, मुझे अभी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है। मेरा पेट भी बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मुझे वॉशरूम यूज करना पड़ेगा। उसे ऐसे बोलते हुए देखकर शेंग हैरानी से सोचता है, ये बंदा इतना सब कुछ होने के बाद भी बोल रहा है। तभी जियांग कहता है, अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे एनर्जी की जरूरत है। ये कहकर वो उसके टूल डॉल को चबाने ही वाला था, तभी शेंग उसके हाथ से वो छीनने लगता है, लेकिन जियांग उसे देने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर सू आ जाती है
उन दोनों को ऐसे देखकर गलत समझ जाती है और दोनों को पर्सनल स्पेस देकर वहां से चली जाती है। ये देखकर शेंग हैरानी से पूछता है, कहीं वो लड़की गलत तो नहीं समझ गई? ये सुनकर जियांग कहता है, मुझे कैसे पता होगा? फिर शेंग जल्दी से उसके हाथों से अपना डॉल लेकर छुपा लेता है। फिर वो सोचने लगता है, ये बंदा पहले वीक होने का दिखावा कर रहा था और मेरा टूल बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। एक नॉर्मल इंसान इसे सह तक नहीं पाता, लेकिन इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर जियांग उससे पूछता है, तुम्हारा उस लड़की के मौत में हाथ नहीं है ना? जिस पे शेंग बताता है, बिल्कुल नहीं, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ और मेरा काम है जान बचाना। ये सुनकर जियांग कहता है, अच्छा तो तुम सही में एक अच्छे इंसान हो, मगर दिखावा करते हो बुरा दिखने का। ये सुनकर शेंग कहता है, आखिर तुम मुझे जज करने वाले होते कौन हो? तब जियांग कहता है, माफ करना, मगर मुझे लगता है हमारी इस फाइट को कुछ देर के लिए डिले करना पड़ेगा। जिस लड़की को अभी तुमने देखा था वो हमारी क्लास की मॉनिटर है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो लेक्चर स्किप करके यहाँ पर कैसे आ गई और मैंने आज से पहले उसे इतना शौक नहीं देखा था। जिस पे शेंग कहता है, उसके पास एनर्जी है, मैंने इस टाइप की एनर्जी बहुत देखी है। वो लड़की अभी बहुत परेशानी में है। अब आपके लिए आज का सवाल है, आप सू के साथ क्या करते? पहला ऑप्शन, उसे पकड़ के मारते। दूसरा ऑप्शन, उसके साथ मिलकर गेम खेलते। तीसरा ऑप्शन, उसका पीछा करते। और फोर्थ ऑप्शन, जो तुमसे हो सकता वो सब करते। अब हम सू को देखते हैं जो कि टेरेस पर बैठकर ये गेम खेल रही थी। तभी वहां पर जियांग आ जाता है और पूछता है, तुमने किसी से लोन लिया है? तुम्हारा फोन बार बार रिंग कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने उन्हें अपनी नेकेड फोटो भेजी है? ये सुनकर सू चिढ़ते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम स्टेडियम में उस लड़के के साथ कुछ कर रहे थे, अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? जियांग याद करता है कैसे शेंग ने कहा था, अगर तुम उस लड़की की हेल्प करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, और हाँ, पैसे तैयार रखना क्योंकि तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। फिर वो बोलता है, मैं तो उस लड़के को जानता तक नहीं हूँ, वो तो फालतू की बकवास किए जा रहा था, उसके बारे में तुम भूल जाओ। ये सुनकर सू उससे अपना फोन मांगते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ पर अचानक से आकर मुझे डराना चाहते थे ताकि मैं मर जाऊँ? अब तुम मेरा फोन चुपचाप से वापस कर दो। जिस पे जियांग मना करते हुए याद दिलाता है कैसे आज सुबह उसने उसका फोन छीन लिया था। तब सू उदास होते हुए कहती है, अब तुम रुक जाओ, अब मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर जियांग सामने देखते हुए कहता है, ये तो वही जगह है जहाँ से वो लड़की कूदी थी। अब ये मत बोलना कि तुम भी इस गेम को खेल रहे हो। मेरे ख्याल से, क्या तुम्हें याद है 2020 या 19 में एक ऐसा ही गेम आया था जिसका नाम शायद से ब्लू वेल था? अगर याद है तो कमेंट करके बताओ। और क्या तुमने उस गेम को खेला था? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, तुम्हारे फोन के स्क्रीन पर एक मैजिक लैम्प शो हो रहा है और तुम अभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही हो। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तुम इस गेम का मिशन पूरा करने के लिए स्टेडियम में आई थी और हमारे ऊपर नजर रखे जा रही थी। ये सुनकर सू कहती है, इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पे जियांग उसका फोन नीचे की तरफ करते हुए कहता है, अब ये फोन टॉक्सिक हो चुका है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इससे छुटकारा पाने में। ये कहकर वो उस फोन को फेंक देता है। ये देखकर सू तो बहुत ही शॉक्ड होती है। तभी जियांग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, और हम उसके मुंह में उसका फोन देखते हैं। तब सू उसे थप्पड़ मारते हुए उस फोन को छीनकर उसे साफ करने लगती है और जाते हुए कहती है, अगर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते फोन को तोड़ते हुए तब इतने सारे लोग मारे नहीं जाते। जियांग सोचने लगता है, इसने मुझे इतनी तेज थप्पड़ क्यों मार दिया? फिर वो कहता है, सू तुम्हें पता नहीं है, मगर मैं सुपर नेचुरल चीजों को डील करने में माहिर हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प ले सकती हो। जिस पे सू पूछती है, क्या तुम्हें घोस्ट मूवीज पसंद है? जिस पे वो बताता है, मैंने बहुत सारे घोस्ट मूवीज देखी है जिसमें सभी लोग प्रीस्ट की हेल्प लेते हैं। तब सू वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं समझ गई, तुमने बहुत सारा हॉरर मूवी देखा है और तुम इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। जो शब्द सुपर नेचुरल है वो इन इंसानों के लिए आम वर्ड है जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सुपर नेचुरल में जो अजीब चीजें होती है उसे अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन उन लोगों को पहचाना नहीं जाता और ना ही उन्हें कोई फंडिंग मिलता है। देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सुपर नेचुरल चीजों को स्टडी करने के लिए उन्हें पावर की जरूरत पड़ेगी, मगर इससे बहुत कम लोग ही डील करते हैं और उन्हें माइस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। वैसे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम्हारी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ये सुनकर जियांग चिल्लाते हुए पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर दिमाग नहीं है? जिस पे वो कहती है, ऐसा करो, तुम मेरे से दूर रहो, और हाँ, इस गेम से भी अब तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये सब सुनकर जियांग स्माइल करते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अब हम देखते हैं सभी स्टूडेंट घर जाते हुए और आपस में उस लड़की के डेथ के बारे में बात कर रहे थे। जियांग सू को जाते हुए देखकर सोचता है, इसके ग्रेड्स हमारे पूरे सिटी में सबसे ज्यादा
सलाह आते हैं और ये चाहे तो स्कूल की हेड भी बन सकती है। ये मेरे से कभी कभी बात कर लेती है और उसके अलावा किसी से भी बात नहीं करती और ना ही ये लड़की किसी के कांटेक्ट में है और ये बड़े ग्लासेस पहनती है जिससे इसका लगभग पूरा फेस कवर रहता है। मुझे ये भी नहीं पता ये कैसी दिक्कत है। ये बहुत ही अजीब है। लगता है मुझे इसका पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए आखिर सू रियलिटी में कौन है। फिर वो सू का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वो देखता है सू एक कैट को 10 मिनट से पेट कर रही है। ये देखकर जियांग सोचता है अब मुझे नींद आ रही है और उसने कहा भी था उसके मैटर में इन्वॉल्व ना होने को, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी वो देखता है एक स्कूटर आकर सू के बगल में ही ठोक देता है। सू टाइम होते हुए वहाँ से कैट को लेकर निकल जाती है जिस कारण से उसकी जान बच गई थी। ये देखकर जियांग सोचता है क्या सही में ये एक एक्सीडेंट हुआ था। ये कहकर वो अपनी स्पेशल आई को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ जिस बंदे ने एक्सीडेंट किया था वो उससे माफी मांगते हुए बताता है उसने कंट्रोल खो दिया था, इसी कारण से ये सब हो गया। तब सू भी उस इंसान को माफ कर देती है। जियांग देखता है सू के चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैला हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये जल्द ही मरने वाली है। फिर जियांग उसका बस में पीछा करता है। उसके बाद सू लाइब्रेरी में जाती है। ये देखकर जियांग भी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। फिर वो उसका रोड पर भी पीछा करते हुए सोचता है ये तो बहुत ही दूर रहती है। फिर वो नोटिस करता है डार्क ऑरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये देखकर उसके बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू हो जाता है। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा रॉड टूटकर उसके ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो आंखें खोलती है तब वो देखती है रॉड तो कोने में पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रॉड को बहुत ही तेजी से हिट करके दूर फेंक दिया हो। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जियांग ने उसे बचाने के लिए एक बड़े से स्कूटर को उसी साइड फेंका था जो उस रॉड से लगा और उसे साइड कर दिया। उसके बाद जियांग खुश होते हुए कहता है वाह मेरी बॉलिंग तो कमाल की है, मगर उस स्कूटर का मालिक मुझे पे करने को बोलेगा। इधर हम देखते हैं सू के पास तेजी से एक ट्रक आ रहा था। सू को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पूरे पैर फ्रीज हो गए और वो मूव तक नहीं कर पा रही है। तभी जियांग आता है और उसे संभालते हुए बहुत तेजी से ट्रक को हिट कर देता है। ये देखकर वो सोचता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तेज हिट कर दिया, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए इसके आसपास भटकने वाले ब्लैक ऑरा के बारे में। तभी सू गुस्से में उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने मना किया था ना मेरा पीछा करने से, क्या तुम मरने से नहीं डरते हो। अब तुम यहाँ से चले जाओ फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जिस पे जियांग कहता है मैं तो तुम्हारी जान बचाने की ट्राई कर रहा था, तुम्हें कम से कम थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। ये सुनकर सू कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। उस ऑरा को देखकर जियांग मनी मन सोचता है मुझे इस डार्क ऑरा को खत्म करना ही पड़ेगा। फिर वो बहुत ही गुस्से में उस एनर्जी को घूरता है जिससे लगभग ब्लैक ऑरा खत्म हो जाती है, लेकिन हल्का हल्का बच भी गया था। जियांग सोचता है ये ब्लैक ऑरा तो बहुत ही जिद्दी है, अभी भी हल्का बच गया। फिर वो वहाँ से जाते हुए सू से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता होगा कि अभी जो हुआ है एक्सीडेंट नहीं था, अगर तुम डरी हुई हो तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, चलो बाय। तभी वो देखता है सू ने उसके टी शर्ट को पकड़ के रखा है और वो पूछती है क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। ये देखकर जियांग मनी मन सोचता है ये तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रही है। उसके बाद वो उसे घर पहुंचाने के लिए मान जाता है। जियांग जब उसके घर के पास पहुंचता है तब उसके एरिया को देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है और उस जगह की तारीफ करना शुरू कर देता है। ये देखकर सू कहती है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसे जाते हुए देखकर जियांग सोचता है मैं इसे यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ और इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। लेकिन तभी सू रुकती है और जियांग को आज के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तब जियांग देखता है वापस से ब्लैक और सू के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहता है सू मैं तुम्हें यहाँ पहुँचाने के बाद थक चुका हूँ और मुझे भूख भी लगी है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर पर जाकर कुछ खा सकता हूँ। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है अगर तुम्हें भूख लगा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे से पैसे ले लो। तब जियांग गुस्से में कहता है क्या तुम अपने जान बचाने वाले इंसान को ऐसे ट्रीट करोगी, तुम अभी बहुत बड़ी खतरे में हो, तुम्हारे आसपास एक बहुत बड़ा ब्लैक ऑरा फैला हुआ है। ये सुनकर वो शॉक्ड होते हुए पूछती है क्या तुम ब्लैक ऑरा को देख सकते हो। जिस पे जियांग कहता है मैंने कहा था ना मैं सुपर नेचुरल चीजें देख सकता हूँ, मगर तुमने मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया, क्या तुम मुझे उस गेम के बारे में और बता सकती हो, फिर हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ये सुनकर
वो ब्लश करते हुए कहती है ठीक है, मगर आज तक मेरे घर पर कोई भी लड़का नहीं आया। जिस पे जियांग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। फिर वो उसके घर पहुंच जाता है जहां सू का वेलकम उसकी बिल्ली जी कर रही थी। ये सुनकर जियांग सोचता है ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। उसके बाद सू उसे जूते चेंज करके अंदर आने को बोलती है, जिस पे जियांग कहता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तब सू बताती है वो यहाँ पर नहीं रहते और मैं अकेले रहती हूँ। जियांग ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड होते हुए पूछता है तुम इस बड़े से घर में अकेले रहती हो, क्या मैं तुम्हारे रूम को देख सकता हूँ। ये सुनकर सू उसे ऊपर जाने से मना कर देती है। जियांग एक फोटो को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तब सू बताती है ये मेरी मॉम है। जिस पे वो पूछता है फिर तुम अपनी मॉम के साथ क्यों नहीं रहती हो। तब सू दुखी होते हुए बताती है वो इस दुनिया में नहीं है, ये लो हल्का पानी पी लो। जियांग सोचता है इसकी लाइफ तो मेरी तरह है। उसके बाद सू अपना जैकेट निकालने लगती है। जियांग बड़े ही ध्यान से उसके बॉडी को घूरते हुए ब्लश करना शुरू कर देता है। तब सू पूछती है तुम क्या देख रहे हो। जियांग कहता है कुछ भी तो नहीं, और मनी मन सोचता है इतने टाइम से मेरा इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं गया। फिर सू कहती है फ्रिज में कुछ पड़ा होगा, मैं तुम्हारे लिए एग नूडल्स बना देती हूँ। फिर वो कहता है मैंने तो झूठ बोला था कि मुझे भूख लगा है, और वैसे भी मैं बहुत ही कम चीजें खाता हूँ और बहुत ज्यादा भी खाता हूँ, तुम मुझे इतना नहीं खिला पाओगी। चलो अब काम की बात करते हैं, मतलब उस गेम के बारे में। जिस पे सू पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा मेरी हेल्प करने के बाद। तब वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। फिर वो बताना शुरू करती है एक बंदा था सुपरमार्केट में। एक दिन उसने उस गेम से विश मांगा कि वो लॉटरी जीत जाए। नेक्स्ट डे ही वो उस लॉटरी को जीत गया। फिर उसे एक न्यू चैलेंज मिला, उसे एक पैर से 1000 बार कूदना था। ये काम बहुत ही मुश्किल था, मगर उसने इसे कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उसे दोबारा चैलेंज मिला, हाईवे पर गलत डायरेक्शन में बहुत तेजी से भागना था। वो उस रोड पर अपनी जान की परवाह किए बिना भागा और इसमें थ्रिल भी फील हुआ। तीसरा चैलेंज था उसे कैफे स्टाफ के फूड में जहर डालना था, और उसने ऐसा ही किया, जिस कारण से 12 लोग मारे गए और बहुत से स्टाफ सीरियस कंडीशन में आ गए थे। और उसी दिन उसे 5 मिलियन का जैकपॉट मिला। पुलिस के पास ज्यादा सबूत न होने के कारण से वो आज भी फ्री घूम रहे। एक लड़की थी जिसे अपने क्लासमेट के ऊपर क्रश था, तो उसने विश मांगा उस लड़के से शादी करने का। पहला उसे 3 एग्जाम पेपर को खाना था, दूसरा उसे अपने टीचर को तब तक सेड्यूस करना था जब तक टीचर उसे पसंद ना करने लगे, तीसरा उसे रूफ टॉप से कूदना था। अगर वो बच गई तो उसका विश पूरा हो जाएगा। उसने 2 चैलेंज को तो कंप्लीट कर लिया, मगर तीसरे में उसकी जान चली गई। ये सुनकर जियांग पूछता है अच्छा, तो अभी जिस लड़की के बारे में बताया ये वही लड़की है ना जो आज सुबह मारी गई। जिस पे वो कहती है हाँ सही कहा, इन दोनों की तरह ही और लोग भी इस गेम के शिकार हुए हैं। फिर जियांग पूछता है अगर तुम अपने 3 चैलेंज को कंप्लीट कर लोगी तो तुम क्या विश मांगोगी और क्या तुम्हारा विश पूरा हो जाएगा। जिस पे वो कहती है हाँ, मगर तुम गिव अप भी कर सकते हो। जैसे एक चैलेंज कंप्लीट करने पर 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर तुम गिव अप करोगे तो तुम्हारा 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हो गए तो तुम जीत जाओगे और तुम्हारा विश पूरा हो जाएगा, और अगर तुम्हारे पॉइंट्स माइनस में चले गए तो तुम हार जाओगे और मारे भी जाओगे। जिस पे जियांग पूछता है अगर ऐसा है तो। जिस पे जियांग पूछता है अगर आज मैं गेम हार गया और कल जीत गया तो मेरे पास सेम पॉइंट्स रहेंगे ना, इसका मतलब मुझे इस गेम को पूरी लाइफ खेलना पड़ेगा। जिस पे वो कहती है ऐसा नहीं है, चैलेंज इतना हार्ड होगा कि उसे करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं नहीं चाहती तुम इसमें इन्वॉल्व हो। ये सुनकर जियांग कहता है मैंने तुम्हारे फोन पर देखा था, उसमें लिखा था क्रेडिट ओवरड्यू, इसका मतलब तुम एक गेम को हार चुकी हो और तुम मारी भी जा सकती हो ब्लैक ओरा के हाथों। जिस पे वो कहती है हाँ, मगर तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टिगेट करना था। जिस पे जियांग स्माइल करते हुए कहता है मुझे भूख लगा है, तुम मेरे लिए नूडल्स बना दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर जियांग उसे हक करते हुए कहता है अभी तुम जिंदा हो। ये देखकर सू उसे दूर करते हुए कहती है क्या तुम मुझे हक करना बंद करोगे। तब जियांग ब्लश करते हुए सोचता है ये हल्की एरोगेंट तो है, मगर ये काफी अच्छा स्मेल कर रही है। फिर सू पूछती है तुमने मुझे ट्रक से कैसे बचाया था। ये सुनकर जियांग बहाना सोचते हुए कहता है उस ट्रक ने अचानक से ही टर्न मार लिया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस पे वो पूछती है वैसे तुम मेरा पीछा कर ही क्यों रहे थे। फिर सू बताती है विश पूरा करने का डिफिकल्टी लेवल शायद इस पर डिपेंड करता है कि उस विश को पूरा करने में कितना एनर्जी लगता है, और इस गेम के पीछे का एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। इधर जियांग का पूरा फोकस नूडल्स खाने पर था और वो जल्दी से खत्म करने के बाद कहता है ये बहुत ही टेस्टी है। जिस पे सू पूछती है क्या सही में, वैसे ये टाइम नहीं है नूडल्स के
बारे में बात करने का। तब जियांग कहता है तुमने मुझे अच्छा नूडल्स खिलाया, अब मेरी बारी है हेल्प करने की, और मुझे फर्क नहीं पड़ता गेम के पीछे कौन सी एनर्जी है और कितना एनर्जी है, मुझे बस ये देखना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। एक बार हम इस ब्लैक ऑरा को खत्म कर देंगे तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा ना। जिस पे वो कहती है टेक्निकली हाँ, मगर ऐसा करना इम्पॉसिबल है। फिर जियांग आता है और उसे दीवार के साइड करके ब्लैक ऑरा को खत्म करने ही वाला था। तभी सू को लगता है ये इसके साथ गलत करने वाला है और वो उसे मार कर नीचे गिराते हुए पूछती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तब वो दर्द से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हारे सिर को टच करके ब्लैक ऑरा को बाहर निकालने का ट्राई करूंगा। उसके बाद जियांग उसके फेस को टच करते हुए ब्लैक ऑरा को बाहर ले आता है, मगर वो खत्म नहीं होता और सू के आसपास घूमने लगता है। सू मनी मन सोचती है मुझे पता है ये मेरी हेल्प करना चाहता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं है। फिर वो उसे ये सब करने से रोक देती है और उसे घर वापस जाने को बोलती है। ये सुनकर जियांग हैरानी से पूछता है मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं, तुम तो आज रात सरवाइव भी नहीं कर पाओगी। जिस पे सू कहती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी आज मेरा 2 एक्सीडेंट होने से बचा है, मगर मैं यहाँ पर हूँ, लगता है कोई पावर मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रहा है। जियांग सोचने लगता है मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी, नहीं तो तुम मारी जा चुकी होती। फिर वो पूछता है तुमने कहा था तुमने इस गेम को खेला कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वैसे तुम्हारी विश क्या थी। ये सुनकर वो रोते हुए कहती है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही मरने वाली हूँ। तभी जियांग की नजर शेंग के दिए हुए कार्ड पर जाती है और वो उसे बुलाने का सोचता है और कुछ ही मिनट्स में वो वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर जियांग कहता है तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए। तब वो कहता है मैं तो तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था, मुझे पता था तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जियांग कहता है अगर तुम कर सकते हो तो करो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं ऑनलाइन तुम्हारे वेबसाइट पर बेकार रिव्यूज लिख दूंगा। फिर जियांग सू को शेंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। सू को देखकर शेंग सोचता है इसने मेरे और जियांग के बीच में फाइट को देखा था और इसने फाइट को रोक दिया था, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो कहता है सू तुम्हारे पीछे एक ब्लैक ऑरा है और वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मगर क्या बात है कि जियांग तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। अब मुझे समझ आया क्यों तुम दोनों साथ में रहते हो। तब जियांग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बकवास बंद करने को बोलता है। फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सू सोचती है ये दोनों तो कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट कर रहे हैं। फिर सू उसे क्लियर करते हुए कहती है मिस्टर शेंग यहाँ आसपास देखो, तुम्हें किसी भी लड़के के कपड़े शूज या कुछ और नहीं मिलेंगे, तो इससे प्रूव होता है हम दोनों साथ में नहीं रहते। तब जियांग कहता है हम दोनों सिर्फ क्लासमेट है। फिर सू कहती है मगर तुम दोनों का क्या, जियांग के एक बार बुलाने पर ही तुम मेरी हेल्प करने आ गए, तुम दोनों का कुछ तो रिलेशन चल रहा है। तब शेंग गुस्सा करते हुए पूछता है क्या तुम अंधी हो, आज सुबह हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, वो सब एक गलत फहमी थी। उसके बाद शेंग बैठते हुए कहता है मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम मेरा फी अफोर्ड नहीं कर पाओगी, अगर तुम मेरे पैसे पे नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैंने कोई चैरिटी नहीं खोला है। तब जियांग हाथ ऊपर करते हुए कहता है पैसों के मामले में मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तभी सू उसे पैसे ट्रांसफर करते हुए कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारा फी क्या है, इसीलिए मैंने कुछ पैसे भेज दिए, एक बार फोन चेक कर लो। शेंग पैसों को चेक करते ही शॉक्ड होता है क्योंकि सू ने ट्रिपल अमाउंट पे कर दिया था। फिर सू पूछती है क्या ये काफी नहीं है, वैसे तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में हल्का इन्वेस्टिगेट किया था, तुम माउंटेन के ऊपर एक प्रीस्ट थे, मगर एक भूत से फाइट करते हुए तुमने कुछ गलतियां कर दी जिस कारण से तुम्हें माउंटेन से निकाल दिया गया था, लेकिन वर्ल्ड एग्जॉसिस्ट ने तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं किया, इसी कारण से तुम उन्हें जाकर ज्वाइन कर लिए। तुम्हारा प्रोफाइल रेट काफी अच्छा है और सक्सेस रेट भी 81% है। मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी क्योंकि तुम्हारे रिव्यूज और प्रोफाइल काफी अच्छे थे। ये सुनकर शेंग बहुत ही शॉक्ड होता है और फिर उसे बताता है मेरी सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है, पहला तुम पीछे मुड़ के मत देखना जब मैं एक्सोर्सिज्म करूंगा, दूसरा मैं बैक साइड से एक्सोर्सिज्म करता हूँ, इसीलिए तुम्हें कमर से नेकेड रहना पड़ेगा। ये सुनकर सू बहुत ही शॉक्ड होती है, मगर जियांग काफी खुश दिख रहा था। शेंग उसे समझाता है मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और ऊपर से सर्जरी के टाइम भी नेकेड ही रहना पड़ता है, और उसी की तरह ही एक्सोर्सिज्म भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस पे सू पूछती है तो क्या मैं बैकलेस स्विम सूट पहन सकती हूँ। शेंग मान जाता है। ये सुनकर सू ऊपर जाने लगती है चेंज करने के लिए। उसके जाते ही जियांग कहता है उसने तुम्हें चूज किया था, मगर मैंने ही तुम्हारे बारे में बताया था, तुम कोई भी ट्रिक मत चलना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शेंग कहता है पहली बात मुझे
पैसे मिल चुके हैं और दूसरी बात यहाँ पर तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें डराऊंगा, इसीलिए शांति से बैठे रहो। तभी सू ऊपर से आवाज देते हुए बताती है, मैं रेडी हूँ, शेंग आ जाओ, मगर जियांग को मत लाना। ये सुनकर जियांग को अच्छा नहीं लगता और वो नीचे ही वेट करने लगता है। 20 मिनट बाद शेंग बाहर आते हुए बताता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी से ऊपर आकर मेरी हेल्प करो। ये सुनकर जियांग जल्दी से ऊपर जाते हुए सोचता है, शेंग के फेस पर 12 क्यों बजे हुए थे, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे सू को स्विम सूट में देखने का मौका तो मिलेगा। और जब वो ऊपर जाकर देखता है तब वो अजीब सा नजारा देखता है और पूछता है, आखिर तुमने इसके साथ क्या किया। फिर जियांग उसका गला दबाते हुए पूछता है, उसके बैक पर ब्लैक ऑरा बढ़ते ही जा रहा है, तुमने कौन सा मेथड यूज किया है। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी यूज करते हुए नहीं देखा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। ये देखकर शेंग सोचता है, लगता है ये मेरी बात नहीं सुनने वाला है। फिर वो अपने हाथ को मॉन्स्टर हाथ में चेंज करते हुए उसके हाथ को दबाने का ट्राई करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। तब वो हैरान होते हुए सोचता है, मैं अपने हाथ से एक बड़े से पत्थर को भी तोड़ सकता हूँ, मगर इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तभी वो दोनों कुछ देखते हैं और बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। शेंग गुस्से में कहता है, अगर मैं उसे नुकसान पहुँचाने का ट्राई करता तो मैं कभी भी तुम्हें ऊपर नहीं बुलाता। क्या तुम बेवकूफ हो और मुझसे दूर रहो। मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प कर पाओगे, मगर मैं पूरी तरह से गलत था। तुम्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, फिर तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे। अब तुम मेरे से दूर रहो। ये सुनकर जियांग कहता है, मैं भले ही ब्लैक ऑरा को ना हटा पाऊँ, मगर मैंने ये पहले होते हुए देखा है। इसके ऊपर पहले से ही ब्लैक ऑरा था और उसके पास तुम्हारे टूल का भी एनर्जी है जिसे नॉर्मल इंसान नहीं सह पाता है। ये सिर्फ सू की जान लेगा। अब बताओ तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि ये मेथड किसी काम का नहीं है। जिस पे शेंग कहता है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्सोर्सिज्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर वो अपने टूल को वापस से बुलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी बॉडी वीक पड़ चुकी है। फिर वो उस एनर्जी पर काम करते हुए कहता है, मैं इस टाइप 3 केस को सॉल्व कर चुका हूँ और तुम्हें पता है इस केस को क्या चीज हार्ड बनाती है। जिस पे जियांग कहता है, यही कि हमें पता नहीं चल रहा ये ब्लैक ऑरा कहाँ से आ रही है। तब शेंग स्माइल करते हुए कहता है, तभी तो मैं उसके अंदर और ज्यादा ऑरा डाल रहा हूँ, हम ऑरा के असली सोर्स को पता ना लगा पाए तो, मगर सू के बॉडी में ब्लैक ऑरा पहले से है तो हो सकता है हम उससे कनेक्ट कर पाए। अब तुम ध्यान से सू के बॉडी को देखो। जब जियांग सू को देखता है तब उसे पता चलता है ब्लैक ऑरा उसके ऊपर बॉडी में फैल चुका है। तभी जियांग पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था। ये सुनकर शेंग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो और हाँ, जल्दी से बाहर जाकर सॉक्स को निकालो। जियांग सॉक्स को बाहर निकालते ही शेंग अपने टूल की हेल्प से उस ब्लैक ऑरा को बाहर निकालना शुरू कर देता है। फिर शेंग सोचने लगता है, अगर ये ब्लैक ऑरा उसके बॉडी में वापस से चला गया तो मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। जियांग, क्या तुम उस ब्लैक ऑरा को देख सकते हो, अगर हाँ तो मेरी हेल्प करो। ये सुनते ही जियांग जल्दी से अपने स्पेशल आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं इसे क्लियरली देख सकता हूँ, अब तुम मेरे ऊपर सब छोड़ दो। ये कहते ही वो उसे लात घूंसे मारना शुरू कर देता है। शेंग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है, ये तो किसी टूल का भी यूज नहीं कर रहा है और अपने हाथों का यूज करके उसे डैमेज कर रहा है। फिर जियांग बहुत ही तेज चिल्लाता है, जिस कारण से वो ब्लैक ऑरा विंडो तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं पूरा घर तहस नहस हो चुका है और सू को बेड पर लिटाया गया था। फिर जियांग सोचता है, मैं इसे बचाने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने देखा ही नहीं। इसकी बॉडी काफी अच्छी है, ये मुझे जानी पहचानी लग रही है, पता नहीं क्यों। तभी शेंग अपने टूल को बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करते ही सू की बॉडी हील हो जाती है। तभी शेंग अचानक से खून की उल्टी करना शुरू कर देता है। ये देखकर जियांग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। जिस पे वो कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो। उसके बाद जियांग याद करता है कैसे उसने अपने बहुत सारे ऑरा को लगा दिया था सू को ठीक करने में, जिस कारण से ये वीक पड़ चुका है। फिर वो कहता है, जियांग, तुम्हारे अलावा मेरा ये मेथड किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर जियांग तैयार हो जाता है। उसे लगता है अब शेंग उसे जान से मारने वाला है। तभी शेंग उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें अजीब लगा। जिस पे जियांग कहता है, नहीं तो, हर किसी के एक्सोर्सिज्म करने का तरीका अलग होता है और हाँ, मैं तुम्हें इंसान की तरह ही ट्रीट करूंगा। ये सुनकर शेंग कहता है, अभी सू को होश आने में टाइम लगेगा, इसीलिए नीचे आ जाओ। नीचे आकर जियांग टूटे हुए विंडो के ग्लास को साफ करने लगता है और उसमें शेंग की हेल्प मांगता है। तब वो कहता है, इसे तुमने तोड़ा है, इसीलिए तुम ही साफ करो। फिर वो मनी मन सोचने लगता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये आगे जाकर मेरे कुछ काम आ जाए। फिर वो कहता है, सू अभी सेफ है, लेकिन ये गेम बहुत लोगों में फैल चुका है, अगर हम इसके सोर्स तक नहीं पहुंचे तो इसे कोई भी
नहीं रोक पाएगा और इससे और भी लोगों की जान जाती रहेगी। और ऊपर से इस गेम में विश पूरा हो जाता है। इसका मतलब इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर का हाथ है। मैं इस गेम को बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मुझे सोर्स तो नहीं मिला मगर कुछ जानकारी हाथ लगी है। क्या तुम मेरा असिस्टेंट बनोगे? मैं तुम्हें मिशन का कुछ पैसा दे दूंगा। मैं तुम्हारे एसोसिएशन के लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ और तुम मेरे कुछ भी काम नहीं आ सकते हो। तुम सिर्फ मुझे पीछे लाने का काम करोगे। ये सुनकर शैंग चिल्लाते हुए बताता है, मैं एसोसिएशन में टॉप के कैटेगरी में आता हूँ। तुम्हें पता भी है कितने लोग मेरा असिस्टेंट बनना चाहते हैं? जिस पे जियांग कहता है तुम उन्हीं में से किसी को असिस्टेंट बना लो और मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो। तभी जियांग के फोन पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। ये देखकर शैंग बहुत ही शॉक था। जियांग स्माइल करते हुए बताता है, जब तुम एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तब मैंने इस गेम को डाउनलोड कर लिया ताकि मैं अपने विश को जल्दी से पूरा कर सकूं। शैंग सोचने लगता है ये कितना बड़ा साइको है, इसे पता भी है ये कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर वो उसके करीब आकर देखता है आखिर उसके विश में क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा था सूरज को उड़ा दो। अभी वो कंफर्म कर ही रहा था तभी शैंग आकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतनी खतरनाक चीज कैसे लिख सकते हो। जिसपे वो कहता है ये देखो ये गेम क्रैश हो गया। मुझे पता था ये सन को उड़ा तो नहीं सकता है। फिर शैंग गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और इधर जियांग सोचने लगता है आखिर अब मैं क्या विश मांगू। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक व्हाइट हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया जाता है कि वो घर बहुत ही ज्यादा डरावना है और वहाँ पर कोई जाने से डरता है और लोगों ने वहाँ से एक लड़के को बाहर निकलते हुए देखा है। अब हम उसी घर में शैंग को जाते हुए देखते हैं जहाँ कुछ घोस्ट उसे वेलकम होम मास्टर कहते हैं। ये एक फायर घोस्ट है। शैंग जब घर का दरवाजा खोलता है तब उसे पता चलता है ये दरवाजा टूट गया है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए पूछता है, ओए तू तो दिन भर घर में था, फिर तुझे कैसे पता नहीं चला? ये दरवाजे का लॉक किसने तोड़ा है? अम्ब्रेला घोस्ट बगल में खड़े होकर सब सुने जा रहा था। फायर घोस्ट शैंग के पीछे जाते हुए कहता है, मास्टर बैक डोर भी तो है। मगर शैंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और उसकी बात नहीं सुनता और जाकर दूसरा गेट ओपन करने लगता है। तभी रेड घोस्ट उसे बताता है कि रिको आपका वेट कर रहा है। जिसपे शैंग कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, उसे बोलो कल बात करने के लिए। जिसपे रेड घोस्ट बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको पता है ना कि रिको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जैसे ही शैंग दरवाजा खोलता है वैसे ही ऊपर से उसके ऊपर एक लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है और आवाज आती है, यंग मास्टर मुझे भूख लगी है, क्या आप ह्यूमन फ्लैश लाए हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझे माफ करना मगर क्यों ना मैं हल्का सा तुम्हें ही काट लूं। इस घोस्ट का नाम स्नेक घोस्ट है और ये स्नेक की तरह दिखती है। शैंग आगे बढ़ते हुए कहता है आज मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया है इसीलिए आज मैं थक चुका हूँ। स्नेक उसका पीछा करते हुए कहती है तुझे सही में लगता है ये हमारा यंग मास्टर है? मैं बता दूं सिर्फ यंग मास्टर का नौकर है नौकर, और मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी मगर तुम तो डर ही गए। तभी शैंग ऊपर से किसी को आते हुए देखता है और डरते हुए कहता है मैंने सुना आप मेरा वेट कर रही है, लेकिन क्या हम कभी और बात कर सकते हैं? ये कोई और नहीं बल्कि एक डीमन है जिसका नाम किरीको है। वो कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर शैंग चिल्लाते हुए कहता है मैं नहीं जाने वाला। तभी किरीको उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगती है और बाकी के घोस्ट भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये देखकर शैंग डरने लगता है। फिर वो जाते हुए कहता है ठीक है मैं अंदर अकेले ही जाऊंगा। फिर किरीको फायर घोस्ट का यूज करके एक दरवाजा ओपन करते हुए कहती है अब जल्दी से अंदर जाओ, मास्टर को वेट करना पसंद नहीं है। ये कहकर वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है और खुद नीचे आते हुए बोलती है मास्टर अंदर जाओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम इस बार कितनी देर में आते हो। मैं तुम्हारा यहाँ पर हमेशा के लिए वेट नहीं करना चाहती हूँ। शैंग डरते हुए गेट को ओपन करके अंदर जाता है जहाँ वो एक मिरर को देखते हुए मास्टर को नमस्ते बोलता है। हम देखते हैं शैंग के जैसा ही एक अजीब सी परछाई मिरर से कह रहा था बहुत टाइम हो गए लेकिन तुमने अभी तक कोई भी स्पिरिट लाकर मुझे नहीं दिया, मैं बहुत ही गुस्सा हूँ। ये मिरर वाला डीमन टॉप 7 एंशिएंट डीमन में से एक है। शैंग डरते हुए कहता है आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। डीमन के डेड बॉडी से ही स्पिरिट को निकाला जाता है लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिस जारी कर दिया है और बहुत सारी बाउंड्रीज भी लगा दी है। मैं एक बच्चे वाला केस लेने वाला था मगर एक लड़के ने उस केस को पहले ही सॉल्व कर दिया। ये सुनकर डीमन गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है दुनिया में तुम एक इंसान हो जो डीमन को मार सकता है? तब शैंग उसे समझाने का ट्राई करता है मगर वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे वार्निंग देते हुए कहता है 1 महीने के अंदर स्पिरिट लाने को
नहीं तो तुम्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट याद ही होगा, और वो बच्चे भी जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम उन्हें मेरा फूड बनते हुए देखना चाहते हो ना? ये सुनकर शैंक घबराते हुए कहता है, नहीं मास्टर, प्लीज उन्हें कुछ भी मत करना। जिस पे डीमन कहता है, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, बस तुम अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। तभी शैंक कहता है, मिस क्रीको भी तो एक डीमन है, अगर आपको स्पिरिट चाहिए तो आप उनका क्यों नहीं लेते? ये सुनकर डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे तड़पाना शुरू कर देता है। उसके ऐसा करते ही शैंक बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और वो हिल तक नहीं रहा था और सोचता है, भगवान ये मेरे साथ क्यों होता है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम सू को देखते हैं। जब वो ठीक होकर नीचे आती है तब वो जियांग को शर्टलेस सोए हुए देखती है और वो पसीने में कवर था। तभी उसका ध्यान एक लिस्ट पर जाता है जिससे उसे पता चलता है उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया है। फिर वो सोचने लगती है, मैं किसी लड़के को अपने घर पे सोने नहीं दे सकती, क्या पहले मुझे अपने कपड़े चेंज कर लेना चाहिए? तभी उसका ध्यान जियांग के फोन पर जाता है। फिर वो सोचने लगती है, आखिर उसने अपना फोन वहाँ पर क्यों रखा है? तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हें एक न्यू मिशन मिला है। ये देखकर सू बहुत ही शॉक्ड होती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज, अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 3 के, अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।